हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। जिसने 16 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी टीजीटी, पीजीटी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो एक बार आप जाके प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और अपनी वहाँ से तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक या फिर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात की जा रही है, तो इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की इसमें व्यवस्था की गई है, कही गई है। ठीक है, तो इसमें देखो जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। और इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब वो कौन कौन सी हैं? तो देखो, पहले विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जिसमें इसमें उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और 42वां संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता जैसे शब्दों को शामिल किया गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 252 है, 249 है, 250 है या फिर 253 है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। कौन सा है? अनुच्छेद 253। तो देखो, अनुच्छेद 253 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसमें यह वर्णित दिया गया है कि इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी भी संधि, समझौते या सम्मेलन, किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी। तो कौन से वो भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कौन से हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीव रेड्डी। तो उपयुक्त विकल्पों में से जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये भारतीय राष्ट्रपति भी थे और जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, और ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे? 6वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल ये रहा था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति क्या है?
तो कोरम क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी कम हो, सदस्य की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4 या फिर 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। तो इसमें कोरम गण पूर्ति क्या है? राज्य विधानमंडल की बैठक जो आयोजित की जाती है उसमें कोरम क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। तो देखो इसका जो वर्णन किया गया है ये किया गया है आर्टिकल नंबर 189 के 3 में। ठीक है, 189 के 3 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 189 के 3 में कोरम यानी कि गण पूर्ति के संबंध में उपबंध है। विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गण पूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो होना आवश्यक है, अन्यथा अध्यक्ष या सभापति सदन की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है भाषा से रिलेटेड। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, तो क्वेश्चन उसमें गड़बड़ दिया गया था, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में ये था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। तो इसमें पूरी 22 भाषाएं दी गई हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा नहीं है, कौन सी शामिल नहीं की गई है, या फिर कौन सी शामिल है। 3 ऑप्शन सही दे दिए जाएंगे और एक उसमें गलत होगा। तो इसमें जो 22 भाषाएं दी गई हैं तो वो पूरी लर्न होनी चाहिए, कौन कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। तो देखो सबसे पहले है ये है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। तो ये 22 भाषा हैं जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आ जाती हैं। 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या फिर इंद्र कुमार गुजराल। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव ये भारत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, और इनका जो जन्म ये हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई ये 16 अगस्त 2018 को हुई थी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो ये आपको चारों ही याद होनी चाहिए। तो कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि आर्टिकल 17 में। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 40 तथा 400, 50 तथा 450, 50 तथा 500 या फिर 60 तथा 500।
तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 60 तथा 500। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम हो सकती है 60 तथा अधिकतम 500 हो सकती है। लेकिन सिक्किम इसका अपवाद है, जहां विधानसभा की 40 सीटें हैं। कितनी हैं? 40 सीटें हैं सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम इसका अपवाद है जहां विधानसभा की 40 सीटें। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो एक तरफ दिए गए हैं संस्था और दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष के बारे में दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले है यह है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI। तो इसकी जो स्थापना वर्ष है ये 1963 सही दी गई है। दूसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो CBC, इसकी जो स्थापना वर्ष है ये 1964, ये भी सही दिया गया है। तीसरा है भ्रष्टाचार निरोधक कानून, तो ये दिया गया है 1985 स्थापना वर्ष, लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक कानून इसकी स्थापना वर्ष 1985 नहीं बल्कि कितनी है? 1988 है। कितनी है? 1988। तो उसमें C इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, तो इसकी 2000 स्थापना वर्ष है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आंसर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, वे के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह या फिर बाबू जगजीवन राम। तो प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, तो वे अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। तो भारत लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था और 1967 में के हनुमंथई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और इस आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष बीरप्पा मोइली थे। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव या चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली तथा पुडुचेरी को। तो भारतीय संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली तथा पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान या सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(घ)(3) में दिया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगी। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, केवल फर्स्ट वाला, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केवल फर्स्ट वाला। ठीक है, केवल फर्स्ट वाला। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसमें अनुच्छेद 243(घ) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई
और साथ ही प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट आरक्षण की अवधि 70 वर्ष लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व और SC/ST के स्थानों से संबंधित है, ना कि पंचायतों से। तो इसमें जो सही है ये केवल फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल फर्स्ट। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कूट वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले दिया गया है इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तथा दोनों, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देखो, इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि केवल फर्स्ट वाला। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसमें पंचायतों के गठन, पंचायतों के लिए निर्वाचन, सदस्यों की योग्यताएं अयोग्यताएं, है ना, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, इन सभी का वर्णन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73 में कौन सा है? ये 73 में जो है 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और अगर 74 है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि केवल फर्स्ट वाला इसमें राइट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।